तो नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट बेंजीन कंपाउंड है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है जो बेंजीन रिंग है, और जो अभी एक हमारा यही चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन और अराइल हैलाइड यानी हेलो अरीन्स, ठीक है। तो ब्रोमीन है जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो ये साइड चेन में चला जाएगा, तो ब्रोमो बेंजीन, क्लियर है। उसके बाद में ये फिनॉल है, ठीक है ना। तो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो उसे हमेशा हम फिनॉल कहते हैं, और फिनॉल मेल ग्रुप बन गया। उसके बाद ये जो साइड चेन है, मेन ग्रुप को क्या देना है हमें, फर्स्ट नंबर देना है, क्या देना है, फर्स्ट नंबर देना है। और इसको मान लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 and 4 डाई मिथाइल, ये दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 1 and 2 डाई मिथाइल फिनॉल, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो देखो यहाँ पर जो है ये डाई हैलाइड है, यानी 2 हैलाइड्स ग्रुप जुड़े हुए हैं बेंजीन रिंग से डायरेक्ट। यहाँ पर देखो 1 और 2 नंबर कार्बन पे, जो 1 और 2 नंबर कार्बन इस बेंजीन रिंग के, उस पर 2 ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, 1 1, तो 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। और अगर हम ट्राइवल नेम में चलें, अगर हम लोग ट्राइवल का मतलब है कॉमन नेम में चले जाएं, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर लेते हैं इस ग्रुप को लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितने, हाउ मेनी ग्रुप्स देयर, 3 ग्रुप है, NO2 नाइट्रो ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप और मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो 2 ग्रुप अटैच है यहाँ पर। यहाँ नेक्स्ट हम देखते हैं आपस से कि जो 2 नंबर पे क्लोरीन है, 2 नंबर पे, 1 नंबर पे हम लोग मान लेंगे नाइट्रो ग्रुप, ठीक है ना। दूसरे पे मान लेंगे क्लोरो, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप मान लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आईपीसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम से चलें तो दोनों ग्रुप साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, मेन ग्रुप की पोजीशन कहाँ से लेंगे हम लोग, 1 नंबर मिथाइल को दे देंगे, किसको देंगे हम, 1 नंबर मिथाइल को दे देंगे, ठीक है। तो 1 मिथाइल, 2 क्लोरो, ठीक है। और यहाँ पर नाइट्रो की पोजीशन देखो 1 2 3, 1 2 3 और 4 है, तो 4 नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के अंदर, आइसोमेरिज्म क्या होती है उसके अंदर देखो, आइसोमेरिज्म क्या है, 2 टाइप की होती है ब्रॉडली ये, ठीक है। एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी होती है स्टोरी आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये ब्रॉड रेंज में आइसोमेरिज्म को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं हम लोग। अब आइसोमेरिज्म होती क्या है, एक्चुअल में आइसोमेरिज्म जो है वो हमारे आइसोमेरिज्म जो है दे हैव ए सेम केमिकल फॉर्मूला, उनके सेम केमिकल फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। और केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, बट उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं, और उनका स्टीरियो एस्पेक्ट, स्टीरियो का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, मे बी चेंज, ठीक है ना। उसके अंदर देखो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में ये फर्दर वापस से हमारे पास 4 टाइप की, ठीक है। इन सबको मैं बोर्ड पर कल एक्सप्लेन कर दूंगा कल की क्लास में, तो कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, तुम्हें उसे ज्वाइन करना है और अच्छे से समझना भी है, लेकिन एक बार नोट्स के फॉर्मेट में इसको समझ लो तुम लोग, ये जनरल आउटलाइन है इसमें। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी ऐसा कोई भी कंपाउंड जिनका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, पर उनके स्ट्रक्चर सबके अलग अलग हैं। एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म देखो नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने, पेंटेन में 5 कार्बन ही है, लेकिन उनका अरेंजमेंट देखो, ये लॉन्ग चेन में है, पेंटेन ये लॉन्ग चेन में है और ये ब्रांच में है, ठीक है ना। उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब यहाँ देखो जो ब्यूटीन है, ब्यूटीन के अंदर देखो ब्यूट 1 इन है, ठीक है। तो ब्यूट 1 इन के अंदर हम लोग देखेंगे, तो ये फर्स्ट नंबर एग्जांपल देखो, इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, ब्यूट 1 इन जो है 4 कार्बन है, उसमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, प्लस सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों की पोजीशन बदल गई है, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बट डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलने के कारण इनके कैसे कैसे आइसोमेरिज्म शो करेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। उसके बाद देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि इसके अंदर देखो कि जो नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम, बट इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, जैसे प्रोपेनल, यानी इसमें एल्डिहाइड है और इसमें कीटोन है, इसमें देखो एथेनॉल है प्लस इसके अंदर ईथर है, तो इन दोनों के अंदर कौन से आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। इनके स्ट्रक्चर्स कल बोर्ड पर मैं अच्छे से समझा दूंगा विद डिफरेंट एग्जांपल्स, ये तो वन वन एग्जांपल लिए, इसके अलावा अलग अलग एग्जांपल के थ्रू मैं तुम्हें समझा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो देखो यहाँ पर मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म देखो पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन, यानी इसके अंदर देखो पोजीशन बदल गई है कार्बोनिल ऑक्सीजन की, देखो इस पे 2 नंबर पे, इस पे 3 नंबर पे है। उसके बाद में स्टीरियो आइसोमरिज्म, ये जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है ये वापस से कितने टाइप का है, ये वापस स्टीरियो आइसोमरिज्म
टू टाइप का है, लेकिन हमारे कोर्स में एक ही है। इन 11th 12th के अंदर दोनों है। तो 12th के अंदर हमें वो वाला जो सेकंड नंबर है इसका टाइप स्टीरियो का, उसको भी स्टडी करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखो आप स्टीरियो को नोट कर लो। स्टीरियो आइसोलेशन क्या है? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट चेंज है। कैसा है? थ्री डायमेंशनल चेंज है। अब ये थ्री डायमेंशनल चेंज कैसे होता है? थ्री डायमेंशनल का मतलब होता है कोई भी सेंट्रल एटम है, मैं तुम्हें बता, सेंट्रल एटम क्या होता है? जो दूसरे एटम को बाइंड करके रखता है, ठीक है, यानी अदर एटम्स को क्या करेगा? वो बाइंड करके रखेगा। तो जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट किस तरह से है, उस तरह को जो स्टडी करते हैं वो स्टीरियो आइसोमरिज्म आता है। ठीक है, ये वापस टू टाइप का होता है फर्दर, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल के एग्जांपल टू टाइप के हैं। ज्योमेट्रिकल वापस हो सकता है सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस का मतलब जिस किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, और उनसे अटैच जो ग्रुप हो, सेम टाइप के ग्रुप दोनों साइड सेम साइड में हो। जैसे ये देखो आप, मिथाइल ग्रुप दोनों सेम साइड में, हाइड्रोजन ग्रुप दोनों सेम साइड में। तो इस तरह के जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं सिस, और ये प्रीफिक्स की फॉर्म में आगे लिखा जाता है, सिस ब्यूट टू इन, सिस ब्यूट टू इन। दूसरे में देखो आप, इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके अंदर देखो दोनों ग्रुप हैं जो डिफरेंट डिफरेंट है। एक साइड में ये मिथाइल ग्रुप है, दूसरी हाइड्रोजन ग्रुप है, दोनों साइड में डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? हम लोग अब हम इसको बोलेंगे ट्रांस। क्या बोलेंगे? ट्रांस। ठीक है, तो ये तुम्हें स्ट्रक्चर जो है समझ में अब आगे होंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने चाहिए, कंडीशन क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में। और उसके अंदर अगर सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड में हो तो सिस, और डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट साइड में हो तो ट्रांस होगा। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है हम बाद में स्टडी करेंगे, कल की क्लास में जो है मैं बोर्ड पर समझा दूंगा तुम्हें। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है फिजन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। फिजन का मतलब होता है क्लीवेज, टूटना, ब्रेक डाउन होना कोवलेंट बॉन्ड का। तो कोवलेंट बॉन्ड होता क्या सबसे पहले? तो बॉन्ड ही क्या होता है? बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो केमिकल बॉन्ड्स के अंदर सबसे पहले हमें लेविस ने बताया था, लैंगमुइर और जो लेविस थे, लैंगमुइर ने बताया था कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। और जो कोई भी एलिमेंट होता है वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, ये बात लेविस और पोजेल ने बताई थी हमें। लेकिन करता कैसे वो? शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा क्या करेगा वो? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके थ्रू क्या कर सकता है वो? कोई भी एलिमेंट है जो खुद को स्टेबलाइज कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ठीक है ना? तो उसके अंदर सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड क्या है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, टूट रहा है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, दो एलिमेंट आएंगे आपस में शेयर करेंगे और बॉन्ड बना देंगे। और लेकिन इसमें क्या होमोलैटिक क्लीवेज में क्या होता है कि जो बॉन्डेड एलिमेंट्स होते हैं, जो बॉन्डेड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करेंगे? बॉन्डेड एलिमेंट्स जो बॉन्डेड एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे यहाँ पर? वापस से वन वन इलेक्ट्रॉन अपना वापस से ले लेंगे। दे टेक द इलेक्ट्रॉन वन बाय वन, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों अपना वापस ले लेंगे, और इसमें सिंगल एरो बनेगा, इसके दोनों साइड में सिंगल सिंगल एरो बन जाएगा। और इनके ऊपर फ्री रेडिकल्स बने। रेडिकल का मतलब इनके ऊपर हाई एनर्जी होने के कारण और सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इनके पास रहेंगे। ये कल की क्लास में मैं तुम्हें समझा दूंगा। जैसे क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, 2Cl के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 2Cl2 है। और ये क्या हो जाएंगे? जो Cl2 है इसका सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये इनका ब्रेकडाउन हो जाएगा, होमोलैटिक क्लीवेज होगा। और जो दोनों बॉन्ड ऑफ पेयर है, बॉन्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन लेंगे और अलग हो जाएंगे। दिस इज नोन एज फ्री रेडिकल। क्या कहलाते हैं ये? फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। इनको इलेक्ट्रॉन की आपस से नीड होती है ताकि एक इलेक्ट्रॉन वापस कहीं से मिल जाए और शेयरिंग करें और बॉन्ड बना ले। ठीक है ना? नेक्स्ट जो है वो है द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इन सच ए फैशन दैट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स विद वन ऑफ द फ्रेगमेंट। वन ऑफ द फ्रेगमेंट का मतलब है किसी एक के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा? किसी एक के पास चला जाएगा, यानी द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है जिसके पास कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक यानी टू इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हें दिख रहा होगा, हथियारों में देख लो। और इन दोनों में से जो बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दे विल टेक द कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ले लेगा। जिस कारण से क्या होगा? बी के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ए के पास ए का इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड पेयर की फॉर्म में कौन लेकर चला गया? बी लेकर चला गया, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
तो जो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, हेटेरोलाइटिक का मतलब जो यहाँ पर शेयरिंग हो रही है वो ढंग से नहीं हो रही है, जिस कारण से क्या होता है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो, तो इन दोनों में से वो एक लेके चला जाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन, जिस कारण से एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन जो पास वाला बॉन्डिंग एटम है वो लेकर चला जाएगा, उस कारण से उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब दे हैव टू टेक द इलेक्ट्रॉन बैक, यानी कहीं से भी वो इलेक्ट्रॉन वापस लेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब दे अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये होते हैं जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो अवेलेबल होता है जो किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को दे सकें, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये मैं वापस तुम्हें कल की क्लास में बोर्ड पर वापस से समझा दूंगा तुम्हें। यहाँ देखो वापस, ए इसके अंदर क्या था, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसमें ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ज ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव का चार्ज जिसके पास कम है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर किसको दे देगा, जिसके पास ज्यादा चार्ज है उसको दे देगा। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जो होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में देखो आप, fission generally take place in the polar covalent molecules, and but in non-polar molar molecule it take place in the presence of catalyst like aluminum chloride, AlNeAl है, ठीक है ना, anhydrous aluminum chloride, and iron trichloride, anhydrous, anhydrous का मतलब विदाउट वाटर होगा, एक कैटलिस्ट है। अब मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कैटलिस्ट क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है ना, पहले ही क्लास में मैं तुम्हें समझा चुका हूँ सबको। उसके बाद इसमें किसी को डाउट है तो इस क्लास में किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो बाद में, कल की क्लास में जब मैं तुम्हें बोर्ड पर समझा दूँ उस समय पूछ सकते हो। उसके बाद में होता है अटैकिंग रिएजेंट्स। अटैकिंग रिएजेंट का, अब रिएजेंट वर्ड यहाँ पर आया है, और ये मैं तुम्हें इससे पहले प्रीवियस क्लासों में समझा चुका हूँ। रिएजेंट्स क्या होते हैं, रिएजेंट्स वो होते हैं दे ब्रिंग द केमिकल चेंज इन द सबस्ट्रेट, यानी किसी भी सबस्ट्रेट को अगर केमिकली चेंज करना है तो हमें, और जो डिजायर प्रोडक्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग हमें रिएजेंट काम में लेना होता है, ठीक है। तो ये रिएजेंट टू टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं, दो टाइप के रिएजेंट्स होते हैं, और इन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। यानी मैं तुम्हें रिएजेंट्स के बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें दोनों टाइप बता देता हूँ, और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था। ये दोनों किसकी वजह से बनते हैं, ये बनते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, उसकी वजह से बनते हैं। और किन की प्रेजेंस में बनते हैं, मैंने तुम्हें अभी कैटलिस्ट बता दिया था, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और एनहाइड्रस जो है आयरन क्लोराइड है। उसके बाद दीज टू टाइप हैं जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, वो क्या, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज एंड बिहेव एज ए लेविस एसिड। लेविस एसिड का मतलब होता है, लेविस एसिड का मतलब है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो वो कौन कौन सा होता है, Cl प्लस होता है, नाइट्रो प्लस हो सकता है, ठीक है। एंड जितने भी कैटायनिक फॉर्म है दे ऑल वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल, यानी कैटायनिक फॉर्म में वो। तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और लेविस एसिड की तरह वर्क करते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कह सकते हैं, इनको रिएजेंट भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एंड न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और वो दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये किसको दे सकते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी हो, ठीक है, उनको दे सकता है। उसके बाद इन सब के बड़ा नोट्स बना लेना, ठीक है ना, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, इसके नोट्स बना लेना और इसको समझ लेना। कल की क्लास में हम लोग वापस को डिस्कशन करेंगे अच्छे से, बोर्ड पर मैं समझा दूंगा विद डिफरेंट एग्जांपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होगा, तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आने शुरू हो जाएगी, यानी कोई भी रिएक्शन किस तरीके से कैरी आउट होती है उसे आप बहुत ही इजी गोइंग समझ सकते हो, बहुत इजी तरीके से, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन तुम्हें एक एक चीज जो भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उसे समझना बहुत ही जरूरी है, यानी मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें जो ये चैप्टर 10 समझा रहा हूँ वो एक्चुअली में चैप्टर 10 के अंदर कंप्लीट फंडामेंटल्स आ रहे हैं उसमें, यानी जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नीडेड है, जो भी कंसेप्ट नीडेड है वो सारे के सारे मैं एक चैप्टर के अंदर समझा रहा हूँ, जिससे क्या ना बाकी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस चैप्टर को तुम्हें ऐसा नहीं समझना है कि चैप्टर बहुत ही ज्यादा लॉन्ग जा रहा है, लंबा जा रहा है, तुम ये समझना है इसके साथ तुम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट समझ रहे हो विद द 12th क्लास बोर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, एंड जो भी क्वेश्चंस बोर्ड स्टैंडर्ड के कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी मैं तुम्हें इसके साथ समझाता रहूंगा। तो तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, यानी जो केमिकल रिएक्शन है वो किस तरह से कैरी आउट होती है वो हमने समझा है कि सबसे पहले हमें सबस्ट्रेट सेलेक्ट करना होता है, फिर हमें रिएजेंट लेना होता है, फिर सबस्ट्रेट और रिएजेंट को हम ऐड करते हैं,
और जरूरत पड़े तो हम कैटलिस्ट काम में लेते हैं, ठीक है ना। अब उस कैटलिस्ट के अंदर देखो लेने के बाद में कई बार क्या होता है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलता है हमें, प्रोडक्ट से पहले एक इंटरमीडिएट कंडीशन मिलती है। अगर इंटरमीडिएट कंडीशन को अगर फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए, क्या मिल जाए, फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए, तो वो इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट होता है, मेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्लस बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिले, मैं बता चुका फेवरेबल कंडीशन क्या होती है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये अगर सब अच्छे से मिल जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इंटरमीडिएट कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज वापस सबस्ट्रेट बना देगा, यानी वो अनस्टेबल कंडीशन होती है। यानी हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं द रिएक्शन इंटरमीडिएट आर अनस्टेबल कंडीशन, इफ दे गेट द फेवरेबल कंडीशन they will give us the product, if they don't get the favorable condition they will give us the main substrate back, यानी वापस बैक रिएक्शन मिल सकती है हमें। तो सबसे पहला जो इंटरमीडिएट होता है वो फ्री रेडिकल्स होते हैं। अब ये इंटरमीडिएट बनते कब हैं, ये इंटरमीडिएट बनते हैं जब होमोलैटिक क्लीवेज हो। अब होमोलैटिक क्लीवेज क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, होमोलैटिक क्लीवेज में ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओड का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी होमोलैटिक क्लीवेज में जो बॉन्ड पेयर होता है एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डेड एटम ले लेते हैं, जिस कारण से उनके ऊपर रेडिकल चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, इवन नंबर तो रहे नहीं, उन पे ओड नंबर आ गया, तो इसलिए ओड इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम इनको। और उनका जो रिएक्टिव जो स्पीसीज होती है उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये क्वेश्चन कई बार हमारे कंपटीशन में आ चुका है, तो ध्यान रखना है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फ्री रेडिकल्स कौन कौन से होते हैं, ये कल की क्लास में वापस समझाऊंगा, बड़ा बहुत ध्यान रखना है। देयर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो 3 डिग्री होगा, टर्सरी होगा। कौन सा होगा, यानी एक ही कार्बन जिसके ऊपर हमारा रेडिकल है, यानी ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो देखो 3 बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, और ये 3 बेंजीन रिंग रेजोनेंस को करते हैं, जिस कारण से स्टेबल हो जाता है। उसके बाद सेकेंडरी जो बेंजीन वाला ग्रुप है कार्बोकैटायन है, यानी कार्बो रेडिकल्स है, कैटायन नहीं, जो रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर प्राइमरी होगा, उसके बाद अलाइलिक होगा। अलाइलिक क्या होता है मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, कि जो मेन ग्रुप है उससे डायरेक्ट वो किससे जुड़ा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होगा, वो अलाइलिक। फिर 3 डिग्री कार्बो कैटायन इसमें तो ध्यान रखना है, ये कार्बो एन रेडिकल्स हैं, ठीक है ना, 3 डिग्री कार्बो रेडिकल्स, ठीक है, 2 डिग्री 1 डिग्री, और फिर विनाइलिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विनाइलिक। विनाइलिक का मतलब क्या सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रेडिकल्स होगा, वो सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। इसको तुम नोटबुक में नोट कर देना, इसको वापस तुम्हें इन स्ट्रक्चर को ओपन करके मैं तुम्हें नोटबुक में समझा दूंगा वापस, ठीक है। तो बोर्ड में समझा दूंगा, तुम नोटबुक में नोट कर लेना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा वाला, फ्री रेडिकल वाला। और इसमें स्टेबिलिटी सबसे जरूरी है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें लर्न होना चाहिए, और किस तरीके से स्टेबल होता है वो कल मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोर्ड पे समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। तो ये तुम्हें नोट करना है। फिर होता है कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन का मतलब, कैटायन वर्ड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, और कैटायन कार्बोकेटाइन का मतलब होगा यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या है ये, तो एक तरह से क्या सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से ही बनता है ये, यानी कोवेलेंट बॉन्ड के हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उसके अंदर अगर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हुआ, या फिर कार्बन और अदर एलिमेंट के साथ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हुआ, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अदर पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, या दूसरे वर्ड्स में हम इसको कार्बोकैटायन कहेंगे, ठीक है। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा, ठीक है। और कार्बोकैटायन का जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो रेडिकल वाला सेम है, ठीक है, तो वो सेम ऑर्डर रहेगा। सबसे पहले ये बेंजीन रिंग वाला है, तो सब्स्टिट्यूटेड है, जिस कार्बन से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उससे कितने बेंजीन अटैच है, 3 बेंजीन अटैच है। सेकंड नंबर जो उससे कम स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें 2 बेंजीन होगी, और उसके बाद प्राइमरी बेंजीन वाला होगा जो एक ही बेंजीन अटैच है। उसके बाद अलाइलिक होगा, फिर 3 डिग्री होगा, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और उसके बाद ये विनाइलिक वाला, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डायरेक्टली उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है कार्बो एनाइन। कौन सा है, कार्बो एनाइन है। These are the product of hydrolysis and contain a carbon bearing negative charge and 8 electron in valence shell, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये देखो हाइब्रिडाइजेशन का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है तुम्हें। तो यहाँ देखो आप, कार्बन का मतलब है कार्बन कार्बन अगर कहीं पर भी कार्बन का किसी के साथ बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और ब्रेकडाउन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन दोनों बॉन्डिंग में ज्यादा है, तो कार्बन विल टेक द इलेक्ट्रॉन का पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर का, दे विल टेक द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दे विल बियर द नेगेटिव चार्ज, दे विल गेन द नेगेटिव चार्ज,
तो न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा, इसकी तरह करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री भी है, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। और उसका स्टेबिलिटी का जो देख लो, सबसे यहाँ पर देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है जो देर का वो रिवर्स हो गया बिल्कुल, यानी कार्बोकेटाइन का ये रिवर्स होगा, क्या होगा ये रिवर्स होगा कार्बोकेटाइन का। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें देख लो, समझ में आ गया हो तुम लोगों को, रिवर्स चल रहा है पूरा, क्यों रिवर्स चल रहा है इसको डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे हम, ठीक है, जो बोर्ड में मैं तुम्हें समझा दूंगा अच्छे से। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड, अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शिफ्टिंग होना थोड़ा सा, ठीक है, चार्ज का, यानी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, और पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके तरफ शिफ्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इसके अंदर क्या कोवलेंटली बॉन्डेड जो कंपाउंड होते हैं उसमें अगर एक कंपाउंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड पेयर होता है उसको अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिसका आंसर उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये एक तरह का परमानेंट जो है चार्ज क्रिएट होता है, और जिस कारण से क्या होता है इसमें पोलरिटी आ जाती है, क्या आ जाती है इसमें पोलरिटी आ जाती है, और ये परमानेंट क्या है पोलार होगा। इस तरह का जो बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड उसे बोलते हैं पोलार कोवलेंट बॉन्ड। एटम और ग्रुप having greater electron affinity than hydrogen are said to have electron attracting या negative inductive effect, ठीक है, while that the having smaller electron affinity than the hydrogen are said to have electron releasing या positive inductive effect। यहाँ देखो कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होती है, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो कार्बन हाइड्रोजन से चार्ज ले लेगा, दे विल टेक द चार्ज। अब लेने का मतलब ये शिफ्टिंग हो गया हल्की सी नेगेटिव चार्ज इन बॉन्ड पेयर की टुवर्ड द कार्बन, लेकिन यहाँ पर देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये चार्ज किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये चार्ज शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम दिस कार्बन टू क्लोराइड, क्लोराइड की तरफ। तो देखो जो एरो बन रहा है, ये एरो बन रहा है कि एरो शो कर रहा है कि जो चार्ज है वो किस तरफ, जो शिफ्टिंग ऑफ चार्ज किस तरफ हो रही है, बाहर जा रही है, चेन से बाहर जा रहा है, तो ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, माइनस आर इफेक्ट होगा। कैसा होगा माइनस आर, यानी कार्बन की जो चेन है उससे बाहर जा रहा है, चेन से बाहर जा रहा है चार्ज, और कौन ले रहा है चार्ज, ये क्लोरीन चार्ज को ले रही है, टेक द चार्ज बिकॉज द क्लोरीन हैव ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द कार्बन, ठीक है ना, तो नेगेटिव शो कर रहा है। लेकिन अगर कार्बन को चार्ज मिल रहा है तो उसे प्लस आर कहेंगे, अगर कार्बन चेन के अंदर चार्ज जा रहा है कहीं से बाहर से तो वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, यानी वो रिलीज करेगा चार्ज को। अब यहाँ देखो जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं, वो कौन कौन से ग्रुप हैं, उसका जो है ऑर्डर इसके अंदर दे रखा है, वो कल की क्लास में बोर्ड पे समझ लेंगे इसको ऑर्डर को। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लस आई इफेक्ट, प्लस का मतलब जो कार्बन को चार्ज देंगे वो होंगे टर्सरी कार्बन, सेकेंडरी और प्राइमरी, सबसे कम प्राइमरी देगा, ठीक है, और उसके बाद सबसे कम लेस्ट जो होगा वो हाइड्रोजन होगा, यानी हाइड्रोजन चार्ज बहुत ही कम देगा, तो हाइड्रोजन के खुद के पास ही चार्ज की कमी होती है, वो क्या देगा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर होता है सबके साथ, लेकिन अदर देन हाइड्रोजन होंगे वो धीरे 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 चार्ज बढ़ाएंगे और प्लस आर इफेक्ट ज्यादा शो करेंगे, लेकिन माइनस आर इफेक्ट देखो ये रिड्यूसिंग क्रम दे रखा है, उसको समझ लेना, ये ऑर्डर है, रिड्यूसिंग ऑर्डर है। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एंड इंडक्टिव इफेक्ट कोज होने की वजह से कोवलेंट कंपाउंड होगा, पहले देखो जहां कोवलेंट बॉन्ड होगा वहां इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, उसके यूज क्या क्या है, तो बिल्कुल केमिकल रिएक्शन में यूज हो सकते हैं इसके, इसको समझने में मैकेनिज्म को। तो यहाँ देखो प्रेजेंस ऑफ ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, व्हाइल प्रेजेंस ऑफ ग्रुप शोइंग माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज देयर स्टेबिलिटी, यानी अगर प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ाएगा, लेकिन अगर कोई नेगेटिव है तो उसे स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज विद द अटैचमेंट ऑफ ग्रुप शोइंग माइनस आई इफेक्ट, ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होगी, उसके अंदर स्टडी करेंगे। प्लस एक फिनॉल है, फिनॉल भी एसिडिक वीक एसिडिक नेचर का होता है, उसके अंदर भी उसकी स्टेबिलिटी एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर जो कम और ज्यादा होगा उसको भी हम समझ लेंगे वापस से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, उसके अंदर देख लो आप, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर तो जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डिफाइंड एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड एज द रिएजेंट अप्रोचेज इन इट, in the presence of attacking reagent the two
pi electrons are completely transferred to the any of the one atom। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर होगा, ये किसमें प्रेजेंट होगा, यानी जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे। कैसे होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे। अगर हमको अटैकिंग रिएजेंट्स देंगे, क्या देंगे हम, अटैकिंग रिएजेंट्स ऐड करेंगे, तो उस अटैकिंग रिएजेंट्स के अंदर क्या होगा कि जो रिएजेंट क्या करेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करवा देगा, जिस कारण से पाई बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा। कैसा होगा, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा। और उस हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा, वन ऑफ द कार्बन विल टेक द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उनमें से जो एक होगा वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो एक पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, एक पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो किसके पास चल जाएगा, जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके पास जाकर अटैच हो जाएगा। इस तरीके से ये मैं कल रिएक्शन समझा दूंगा तुम्हें, बस तुम्हें अभी इसको समझना है बस किस तरीके से हो रहा है। इसके नोट्स तुम प्रिपेयर कर लेना, कल की क्लास में मैं तुम्हें बोर्ड पर सब वन बाय वन सारे टॉपिक एक बार वापस समझा दूंगा। उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या है वापस से, हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी हाइपर कॉन्जुगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये कार्बोकेटाइन ट्रस्ट से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में काम आता है, उसको समझ सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, इट इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का जो ब्रेकडाउन होगा, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, जिसमें कार्बन की इलेक्ट्रोन हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, तो कार्बन विल टेक द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस और द बेकर नाथन इफेक्ट। ये ध्यान रखना, ये बेकर नाथन इफेक्ट का मतलब इसके अंदर जो है कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं, बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट नहीं शो हो रहा है, डायरेक्ट क्या हो रहा है, पाई यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड नहीं हो रहा है, तो यहाँ कोई रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं हो रहा है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, रेजोनेंस कहाँ होता है, जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो रहा है, लेकिन इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होकर ये क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपस से पाई बॉन्ड बन जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन का मतलब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, उनको एल्कीन कहते हैं हम लोग। ठीक है, द ग्रुप इज नोन एज एल्कीन। तो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन देखो ये कॉमन नेम में आता है, यानी जहां पर भी डबल बॉन्ड है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। और उस मतलब ऐसा डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उससे जुड़ा हुआ कार्बन अटैच होगा, डायरेक्ट जो अटैचमेंट कार्बन का होगा। यानी यहाँ देखो आप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो भी अदर कार्बन अटैच है, डायरेक्टली अटैच है, दे विल नोन एज अल्फा कार्बन। क्या कहलाएंगे, अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और वो अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का। एसिडिक का मतलब होता है कि वो जल्दी से उनके H+ फॉर्म में निकल जाते हैं बाहर, और इलेक्ट्रॉन का पेयर किसको देके चले जाते हैं, अल्फा कार्बन देते हैं। और ये अल्फा कार्बन जो होता है वो एडजेसेंट कार्बन, जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पर जो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड का, वहां पर अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर डबल बॉन्ड बना लेता है, और इस तरीके से रेजोनेंस इफेक्ट जितना शो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेक किसका होता है, अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, और ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है इसके फॉर्मेट में, और एल्कीन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दोनों एक्सप्लेन हो सकता है। उसके बाद है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट है जो हम समझ सकते हैं कि क्या होता है। रेजोनेंस इफेक्ट जो है उसको सिर्फ नोट कर लो तुम, क्या होता है, वैन रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब बेंजीन में रेजोनेंस इफेक्ट होता है, और जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसमें रेजोनेंस वो होता है, जिसमें पाई बॉन्ड होनी चाहिए। ठीक है ना, व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी शोन बाय द सिंगल स्ट्रक्चर, यानी स्टेबिलिटी कह सकते हैं प्रॉपर्टी की जगह, यानी हम लोग कोई भी कंपाउंड है उसको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर से हम उसकी स्टेबिलिटी नहीं समझा सकते। ठीक है, लेवल स्ट्रक्चर से उसे नहीं समझा सकते, तो उसके मोर देन वन स्ट्रक्चर के थ्रू हम उसकी स्टेबिलिटी समझाते हैं, तो वो रेजोनेंस कहलाता है, कैनोनिकल फॉर्म्स कहलाती हैं। ठीक है ना, तो रेजोनेंस के लिए कंडीशन कौन सी होगी, सबसे पहले रेजोनेंस जिसमें होता है उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। वो पहली कंडीशन है, द अरेंजमेंट ऑफ एटम मस्ट बी आइडेंटिकल इन द ऑल फॉर्मूला, यानी उन सब के अंदर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, एटम का अरेंजमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, द एनर्जी कंटेंट ऑफ ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स मस्ट बी नियरली सेम। कैनोनिकल फॉर्म्स का मतलब होता है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही है, स्ट्रक्चर भी एक है, लेकिन बॉन्ड जो होता है बॉन्ड का अरेंजमेंट अलग अलग दिख रहा है वहां पर। ठीक है ना, तो वो सब क्या है, नियर बाय सेम होने चाहिए। Each canonical
ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। कैनोनिकल का मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड होगा उसमें रेजोनेंस होगा। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, उसका जो इफेक्ट है वो प्लस आर या माइनस आर टाइप का होना। प्लस आर का इफेक्ट का मतलब होता है जब बेंजीन रिंग से चार्ज बाहर, प्लस आर का मतलब बेंजीन रिंग के अंदर चार्ज आता है, यानी बाहर से कोई भी एलिमेंट जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर अंदर साइड में देता है, इनसाइड द बेंजीन रिंग देता है, तो उससे प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन इसे पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं या कहते हैं उसको। लेकिन अगर बेंजीन रिंग से चार्ज बाहर की तरफ जा रहा है, बेंजीन रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अदर बाहर के इलेक्ट्रॉन, बाहर के जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को दे रहा है। जैसे देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो रहा है और इस कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो रहा है, और ये जो पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस तरह का जो इफेक्ट होता है माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं, इफेक्ट कहते हैं इसको, माइनस आर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम कल की क्लास में इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर प्लस इनके जो कंसेप्ट हैं वो हम डायग्रामेटिक फॉर्म में समझ लेंगे, बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा मैं। तो कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं बस आज की जो क्लास है इसके अंदर इसका जो वीडियो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना तुम। और जो डाउट है वो कल की ऑनलाइन क्लास में तुम जस्ट आस्क मी, अगर कोई भी डाउट में हो रहा है। और इनकी डेफिनेशन प्लस इनके जो स्ट्रक्चर्स वगैरह एक बार तुम समझ लेना अच्छे से, ठीक है ना। तो कल की क्लास में मिलते हैं वापस।